Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Students, welcome to Freedom Study Circle. We are going to launching a series of videos which are going to be very helpful in your NEET UG exam, especially for biology. ठीक स्टूडेंट्स, तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। अब अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें या डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात की जाए इसमें, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी टॉपिक को या उसके किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को बेसिक एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल हम लोग का ये है कि जो चैप्टर की हेडिंग है हम लोग के पास, उसका फंडामेंटल मीनिंग क्या है। जैसे हम लोग स्टार्ट करें डाइजेशन से, तो डाइजेशन का मतलब यह है कि इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी फूड से, ठीक। अब वो जो फूड से आप लोग को एनर्जी मिली है, तो जो फूड है आपके पास और जो ऑर्गेनिज्म है आपके पास, वो ऑर्गेनिज्म उस फूड को एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर सकता। सबसे पहले वो उसे क्या करेगा, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक ऑर्गेनिज्म था, उसने एक कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक किया और उसको किस में कन्वर्ट करना, सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, या सिंपल सब्सटेंस या सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करना इज सिंपली कॉल्ड डाइजेशन। अब अगर हम लोग डाइजेशन को बेसिकली स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम से, तो एनिमल किंगडम से आपने डाइजेशन के बारे में 2 पॉइंट पढ़े होंगे। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एंड वन इज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सर इन दोनों का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन? लेट्स सपोज अपनी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं है, अभी सिर्फ एक बेसिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि डाइजेशन का एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, डाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इस दुनिया में डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सिर्फ क्या ह्यूमंस है इस दुनिया के अंदर? सर ह्यूमंस तो नहीं है इस दुनिया में, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एनिमल। अब एनिमल डाइवर्सिटी में अगर आप आ जाओगे तो आपको एलिफेंट जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म से लेके माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स तक बात करनी पड़ेगी। बात क्लियर है ना, सिंपल सी। तो अब एनिमल का सिस्टम और एक सिंपल छोटे से दूसरे किसी एनिमल का सिस्टम, जो एलिफेंट है और जो छोटा एनिमल है, दोनों का सिस्टम क्वाइट पॉसिबल के सेम हो, लेकिन ज्यादा समझ में आता है कि डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस उसके अंदर आया होगा। जैसे लेट सपोज हम लोग ह्यूमन की बात करें, तो हम लोग के पास एक सिंपल सी चीज है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टमक नाम से, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है किस चीज की, डाइजेशन की। किसी भी ह्यूमन ने किया क्या, कोई फूड इनटेक किया किसी भी टाइप का, जब वो फूड इसके स्टमक में जाएगा तो ये स्टमक की कैविटी में फूड आ गया। अब जब स्टमक की कैविटी में इसका फूड आ जाएगा, तब स्टमक ने क्या करना है, अपने सेल से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालने हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस फूड को पर्टिकुलरली डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेस्ट करके वो उसको इस फॉर्म में लगभग ले आएंगे कि आपकी बॉडी उस फूड को क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। अब यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ, अगर मैं स्टमक की लाइनिंग की बात करूं, तो लेट सपोज ये थे स्टमक के सेल्स, और इन्हीं ब्लू वाले सेल्स ने क्या किया था, ये एंजाइम निकाला था। तो ये जो डाइजेशन है फूड का, ये सेल के अंदर नहीं है, ये कहां पे, सेल के बाहर डाइजेशन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अब कहानी यहां से ये चलेगी कि यहां से एक पाइप आएगा। एक सिंपल सी फंडामेंटल बात की जाए तो ये आपका ब्लड सिस्टम है। ब्लड सिस्टम में क्या होगा कि आपने जो ये फूड खाया, ये फूड आपका एब्जॉर्ब होके कहां पे आ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और किसी दूसरी साइड पे इसको यूटिलाइज करने के लिए कौन बैठा होगा, एक सेल बैठा होगा, और आपका ये जो फूड होगा, ये फूड इस ब्लड से ट्रेवल करता हुआ किसके पास पहुंचेगा, आपके सेल के पास पहुंचेगा। लेट सपोज दिस फूड वाज ग्लूकोज। ऑल्दो ग्लूकोज का डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है कि यहाँ पे आपके बॉडी के एक पार्ट में डाइजेशन हुआ, सेल्स के बाहर हुआ, इसीलिए क्या बोला, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके ब्लड में आया, और ब्लड में आने के बाद कहां गया, आपके सेल के पास गया। अब आपके सेल के पास एक चीज बैठी हुई है जिसे आप सब लोग जानते हैं, एंड दैट चीज इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू अपटेक दिस फूड, इट इज कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन। अब ये ग्लूकोज कौन ले लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा, एटीपी।
और अब ये एटीपी इस्तेमाल करेगी आपकी बॉडी। दिस इज द करेंसी यूनिट ऑफ योर बॉडी, जैसे कि सब लोग जानते हैं। तो इस छोटे से डायग्राम से 2 पॉइंट समझा जाए तो हमने फूड को कितने पार्ट से डिवाइड किया, 2 पार्ट से, एज ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइजेशन। पहला कहां पे किया, बॉडी की कैविटी में, आउट ऑफ द सेल, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेकंड पॉइंट आपने क्या किया कि आपने इस फूड को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद सेल में पहुंचाया, सेल के इनसाइड जाके इसका क्या हुआ, डाइजेशन, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब विद इन या इनसाइड, सेल्युलर का मतलब सेल, डाइजेशन का मतलब डाइजेशन ऑफ complex food into simple substance which can be utilized by the body. That's why this process is called digestion. ये तो सिर्फ डेफिनेशन की बात हुई इसकी, कि डेफिनेशन को हम कैसे फ्रेम किया जा सकता है या डेफिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। अब अगर दूसरे टॉपिक की बात की जाए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट में डाइजेशन को लेके आया जाए, तो डाइजेशन को हम लोग कैसे समझेंगे कि डाइजेशन क्या चीज है। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करेगा, सिंपल सब्सटेंस में। होप अब तक तो ये डेफिनेशन आप लोग को याद हो चुकी होगी। अब एक सिंपल सा सवाल आता है, मैं पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर डाइजेशन तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि डाइजेशन में होने क्या वाला है, लेकिन आपने बहुत बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, फूड। मैंने कहा हाँ जी किया तो था, अब क्या किया जाए। तो उसने कहा सर मैं तो जानता ही नहीं कि फूड क्या चीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सुना ही पहली बार ये शब्द फूड, के फूड क्या है। तो मैंने कहा भाई तुम लोग खाना वाना खाते हो नहीं खाते हो, क्या सर खाते तो हैं, फूड है तो सही, लेकिन हाउ टू डिफाइन साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली फूड को कैसे डिफाइन किया जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर फूड को डिफाइन किया जाए तो फूड इज नथिंग बट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा दे, दैट इज सिंपली कॉल्ड द फूड। अब अगर फूड को आगे लेके चला जाए और फूड को डिफाइन किया जाए और फूड को क्लासिफाई किया जाए, तो फूड को हम लोग 2 पार्ट में पर्टिकुलरली डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जो फूड का आएगा दैट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। पहला पार्ट कौन सा आएगा, एनर्जी गिविंग फूड। वो फूड जो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एग्जांपल, क्लासिकल 3 एग्जांपल। सबसे पहला प्रोटीन, सेकंड पॉइंट कार्ब, तीसरा पॉइंट फैट। तो ये 3 ही पॉइंट ऐसे हैं हम लोग के पास जो क्या प्रोवाइड कराते हैं अपन लोग को, एनर्जी। अगर मैं एक 11th क्लास के स्टूडेंट से बात करूं तो 11th क्लास के स्टूडेंट को समझाना बहुत आसान है कि हाँ जी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। लेकिन एक ड्रॉप बैच के बच्चे से बात की जाए जो 11th क्लास पूरी पढ़ के आ चुका है, तो वो ये जानता है कि जब हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट में बात करते थे तो एक एम्फीबॉलिक पाथवे आता था, और उस एम्फीबॉलिक पाथवे में हमने एसिटाइल कोएंजाइम जब बनाना था जो क्रेब्स साइकिल में जाएगा आगे जाके एटीपी बनाएगा, तो उसमें 3 ही चीजों का हमने यूज किया था, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। तो 11th क्लास का बच्चा जानता है कि यही 3 है, लेकिन ड्रॉप बैच का बच्चा जानता है कि यही 3 क्यों है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस एक्सप्लेनेशन का आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट के जो फूड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब यह है कि ये वो फूड है जो हमें इन सारी चीजों में क्या प्रोवाइड करेगा, हेल्प। कैसे, इसके 2 एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले मिनरल एंड सेकंड इज विटामिन। नीट में बहुत बार इन दोनों से बहुत ठीक सवाल वो निकाल चुका है। जैसे एक स्टूडेंट पूछता है, कहता है सर एक बात तो बताइए, ये जो आपने हेल्पिंग फूड या जो प्रोटेक्टिव फूड की आप लोग ने बात की है, ये हम लोग को कैसे हेल्प करेगा डाइजेशन कराने में। तो मैंने सिंपल सा एक पॉइंट उसको बताया। मैंने कहा भाई देख सुन, तेरी बॉडी में कहानी क्या है। लेट सपोज तूने किसी प्रोटीन को इंटेक किया, अब इस प्रोटीन से डाइजेस्ट करके तुम लोग क्या चीज बनाओगे, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड कौन यूज करेगी, आपकी बॉडी इस्तेमाल करेगी। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। तो अब पॉइंट यहां से ये आता है कि इस प्रोटीन से अमाइनो एसिड तक का जो कन्वर्जन है अपने आप तो होगा नहीं, जादू से तो होगा नहीं, तो मतलब कोई ना कोई एंजाइम ऐसा है यहाँ पे मौजूद जो क्या करेगा, इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करा के कहां लेके जाएगा, अमाइनो एसिड पे। तो वी हैव सो मेनी एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सिलेबस के हिसाब से मैं एक एंजाइम की बात करता हूं दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, इस अमाइनो एसिड तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को
एक्टिव भी तो करना पड़ेगा, यानी इसको अपनी फंक्शनिंग के लिए। ऑल्दो जो एंजाइम हम लोग के पास आया था वो आया था प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो उसकी एक्टिवेशन यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बनाने के लिए हमें एक मिनरल की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड जिंक। तो मतलब बिना जिंक के हम इस एंजाइम से काम ले ही नहीं सकते। तो पॉइंट यहां से आया कि आपने प्रोटीन तो इनटेक किया डाइजेशन कराने के लिए और एनर्जी को निकलवाने के लिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो फिर एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा, डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो फायदा क्या हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ये एक पॉइंट नीट। चैप्टर बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल आप लोग उठा के देखोगे तो बायोमोलिक्यूल के अंदर कोफैक्टर्स के अंदर आपको एक थर्ड पॉइंट मिल जाएगा, मेटल आयन। पढ़ा है ना हम लोग ने कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो किसी एंजाइम को एक्टिव या डीएक्टिव कराने के काम में आते हैं। जैसे 3 टाइप के आप लोग ने पढ़े होंगे, पहला टाइप का आपने पढ़ा होगा इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम और तीसरा आपने मेटल आयन। तो बेसिकली सिलेबस के हिसाब से पॉइंट यही था कि वो चीजें जो इसको एक्टिवेट कराने के काम में आएंगे, लेकिन ऑल आगे देखोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें इनहिबिशन के तौर पे भी काम करते हैं, जिसको हम लोग इनहिबिटर्स की क्लास में क्लासिफाई कर देते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोक्सी पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड। तो यहाँ से टॉपिक 6 में बताया गया था कि 2 चीजें ऐसी आपके पास प्रेजेंट है कि एक जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगी, एक जो एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देगी। जो बढ़ाने वाली है दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर्स और जो घटाने वाली है दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर्स। बायोमोलिक्यूल का पूरा टॉपिक है, देखेंगे उसको आगे चल के। सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, विटामिन्स की। बहुत सारे विटामिन्स का बॉडी में अलग अलग टाइप से फंक्शन ये लोग शो करते हैं। तो हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से देख के चलेंगे और लास्ट क्वेश्चंस के हिसाब से देख के चलेंगे कि कौन कौन से हम लोग के पास विटामिन से क्या क्या फंक्शन करते हैं, और डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या चलेगा। सबसे पहले अगर विटामिन्स को डिवाइड किया जाए तो विटामिन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा अपन लोग के पास, एक तो फैट सॉल्यूबल विटामिन हो सकता है और दूसरा नॉन फैट सॉल्यूबल या फिर वाटर सॉल्यूबल, या जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फैट सॉल्यूबल की बात करूं तो फैट सॉल्यूबल विटामिन में 4 हमारे पास आते हैं, एडिक, और बच कौन गया, वाटर सॉल्यूबल, विटामिन बी एंड विटामिन सी फैमिली जो हम लोग के पास आती है वो आ जाती है किसके अंदर, वाटर सॉल्यूबल में। अब अगर पॉइंट किया जाए फैट सॉल्यूबल में, तो जो फैट सॉल्यूबल है अपन लोग के पास वो विटामिन कौन से आ गए, ए, डी, ई एंड के। सबसे अलग बात इसमें कि इनका स्टोर हाउस, जो स्टोर हाउस है इन विटामिन का वो है अपना लिवर। तो दीज आर द विटामिन विच आर स्टोर्ड इनसाइड द लिवर। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। बात करते हैं एक एक विटामिन की। सबसे पहले अपन लोग के पास आता है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में अगर आप बात करो तो आप लोग जानते हैं कि आपकी आईज में 2 स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, कॉन्स एंड रॉड सेल्स, और यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, आपकी विजन के लिए। तो डायरेक्टली जो विटामिन ए है वो कहीं ना कहीं आपकी विजन के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। अगर इसी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहां से 2 पॉइंट निकल के आते हैं, वन इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस एंड वन इज कॉल्ड ज़ेरोप्थैल्मिया। तो एक तो होगा नाइट ब्लाइंडनेस, एक होगा ज़ेरोप्थैल्मिया। तो नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोप्थैल्मिया आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी तो अपने आप में एक बहुत शानदार विटामिन है। वही कहता है कि जो विटामिन डी है इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, विटामिन डी का मेन प्रिंसिपल यह है कि वो आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में क्या करेगा, मदद करेगा, और वो कैल्शियम फिर आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और इसमें जो सबसे मेन फंक्शन कैल्शियम का बॉडी में पाया जाता है वो कौन सा है, कहां पे डिपॉजिट है, आपकी बोन्स में। और आपके बोन्स को क्या प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, कौन, कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, विटामिन डी। पॉइंट क्लियर है। तो अगर बॉडी में किसी तरह से विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो सिंपल सा लॉजिकल पॉइंट क्या है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो बोन्स हैं आपकी उसमें उतना इनफ कैल्शियम नहीं है जितना उसके पास होना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। तो यहां से तो सीधा कोरिलेशन बन गया। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड रिकेट्स। रिकेट्स किसके अंदर होगा, चाइल्ड के अंदर। लेकिन अगर यही डेफिशिएंसी बड़ों के अंदर हो जाए, एडल्ट के अंदर, तो फिर उसको रिकेट्स नाम से नहीं बोलेंगे अपन लोग, तो फिर उसका नाम थोड़ा सा चेंज करके हम लोग क्या बोलेंगे,
ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन्स का वीक होना और उसमें से कैल्शियम का लॉस होना और डेंसिटी बोन की क्या हो जाना, कम हो जाना। दैट इज सिंपली अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया एंड डिफरेंटली कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई की बात करते हैं। अगर विटामिन ई की बात की जाए, विटामिन ई 2 पॉइंट्स है, मेल एंड फीमेल। मेल में बात की जाए तो विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्टरलेटिव विटामिन। ये एंटी स्टरलेटिव विटामिन का मतलब क्या है कि एक मेल की बेसिक सी प्रॉपर्टी है स्पर्म को प्रोड्यूस करने की, लेकिन उस स्पर्म को प्रोड्यूस करने में विटामिन ई एक बहुत शानदार रोल प्ले करता है। ठीक, तो इस विटामिन ई की वजह से इसकी इस प्रॉपर्टी यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट और हेल्प कराने की प्रॉपर्टी की वजह से विटामिन ई इज कॉल्ड एंटी स्टरलेटिव विटामिन। तो मेल में तो उसका फंक्शन हुआ ये। अब जो फीमेल्स हैं वो अपनी ब्यूटी के साथ बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, तो अगर देखा जाए तो फीमेल में दिस विटामिन ई इज कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन। क्यों बोले इसको ब्यूटी विटामिन? फंक्शन तो सेम मेल में भी ब्यूटी विटामिन का ही करेगा, लेकिन चूंकि फीमेल्स अपनी ब्यूटी के साथ ज्यादा क्या कहते हैं कंसर्न है, तो इसलिए नाम इसको क्या दे दिया यहाँ पे हम लोग ने, ब्यूटी विटामिन। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपका जो ये विटामिन ई है आपकी बॉडी में जितने भी डैमेजिंग है फ्री रेडिकल की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से जितनी भी इंजरी है आपकी बॉडी में उसको रिपेयर करने में, और आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं उसको ब्लॉक करने में या उसको नलीफाई या न्यूट्रलाइज करने में जो विटामिन हेल्प करेगा विटामिन ई करेगा। तो एक पॉइंट समझ में आता है, लेट सपोज ये आपकी स्किन, ये आपका फ्री रेडिकल, अगर ये फ्री रेडिकल इस स्किन पे आया तो स्किन को डैमेज करेगा, और जो अपन लोग के पास विटामिन ई है एज ए शील्ड बना लेगा। तो एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस विटामिन ई ने इस फ्री रेडिकल के जो एक्शन था उसको क्या किया, नलीफाई किया, ये एक्शन नहीं कर पाया। जब एक्शन नहीं कर पाया तो स्किन डैमेज नहीं हुई, जब डैमेज नहीं हुई तो ब्यूटी क्या रही, मेंटेन रही। दैट्स व्हाई दिस विटामिन इज कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन। अगला पॉइंट आता है विटामिन के। विटामिन के की अगर बात की जाए तो जो विटामिन के है हमारे पास, इसका एक जो सबसे बेस्ट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि जब हम लोग के पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जब हम लोग काम करते हैं, तो या आप लोग ने केस पढ़ा होगा हीमोफीलिया का, कि हीमोफीलिया में जो कैरियर स्टेज है मेल की तो मतलब फीमेल की जो कैरियर स्टेज है इसमें एक जीन खराब है एक जीन ठीक है, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग लंबे समय तक होगी और क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, तो देन वी विल यूज विटामिन के फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो यहां तक का टॉपिक हम लोग का खत्म हुआ फैट सॉल्युबल विटामिन का। बात करते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी की। इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझते हुए चलना। विटामिन बी की अगर बात की जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट यहां समझते हुए चलेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टमक के अंदर, जब एक्चुअल स्टमक की बात करेंगे। क्वेश्चन वहां से निकाल चुके। विटामिन बी जो है इसका एक मेंबर है विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है, जब आपकी बॉडी में आता है तो ये आपके आरबीसी को क्या कराता है, मैच्योर होने में हेल्प कराता है। आप लोग ने एक बात पढ़ी होगी कि आपका जो आरबीसी है वो 5 स्टेप में जाके बनेगा और 4 स्टेप तक इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा और 5वें स्टेप में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, और यही आरबीसी की क्या है, मैच्योरेशन। तो इसीलिए ये जो मैच्योरेशन है आरबीसी की, इसमें जो गेम प्लेयर है वो कौन है, विटामिन B12। अगर किसी तरह से बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो आरबीसी की मैच्योरिटी खत्म, और उससे जो कंडीशन बॉडी में पैदा होगी दैट इज कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। दैट इज कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। लास्ट विटामिन हम लोग के पास आता है दैट इज कॉल्ड विटामिन सी। विटामिन सी जो एक विटामिन है आपके पास, अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो उसकी वजह से बीमारी होगी स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब ब्लीडिंग गम, यानी आपके गम्स क्या करने लगेंगे, ब्लीड, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन
सी। तो यहाँ तक वो सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं जो अब तक हमारे नीट के एग्जाम्स में या तो आ चुके हैं या आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी वो रखते हैं। तो एक उसमें से हो गया आपका ब्लीडिंग गम, जिसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12। पहला पॉइंट तो यहाँ तक हुआ। अगला पॉइंट बायोमोलिक्यूल से टच करते हैं। वही कहता है कि अगर प्लांट या एनिमल की बॉडी की हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग अभी यहीं तक रोकते हैं, टॉपिक खत्म हो गया। तो इसी के साथ हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। तब तक के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट, एनसीईआरटी जरूर पढ़े और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हम लोग के चैनल को, फ्रीडम स्टडी सर्कल।